नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसको हम कहते हैं फ्री कंसेंट। देखिए, जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसमें दो पार्टीज होती हैं। एक पार्टी दूसरी पार्टी का कंसेंट लेती है, तो अगर वो कंसेंट जो है वो फ्रीली नहीं दिया जा रहा है तो ऐसे केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, यानी कि जिस पार्टी का नुकसान हो रहा है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करवा सकती है। सबसे पहला जो तरीका है इसको करने का वो है कोअर्जन। कोअर्शन का मतलब क्या है? जब भी आप कोई ऐसा एक्ट कर रहे हो जो कि इंडियन पेनल कोड के अंदर मना किया गया है करने के लिए कर रहे हो या उसकी करने की धमकी दे रहे हो। फॉर एग्जांपल, आपको दुकान खरीदनी है किसी की। अब दुकान खरीदना तो इलीगल एक्ट नहीं है, वो तो लीगल है, ठीक है जी, लेकिन आप उस दुकान को खरीद रहे हो ज़बरदस्ती से। वो आदमी बेचना नहीं चाह रहा है, आपने उसके बच्चे को किडनैप कर लिया और फ़ोन पे उसे धमकी दे रहे हो कि बेचो, अदरवाइज बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे केस में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सेल ऑफ शॉप का, वो वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, यानी कि वो इंसान जिसकी दुकान थी वो इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करवा सकता है क्योंकि उसने कंसेंट जो सहमति जो दी थी वो दबाव में आकर के दी थी। सेकंड है अनड्यू इन्फ्लुएंस। देखो, जब भी कोई ऐसी रिलेशनशिप है जहां पर एक पार्टी डोमिनेटिंग है दूसरी इंफीरियर, तो ऐसे केस में जब एक पार्टी का ज़रूरत से ज़्यादा प्रभाव होता है दूसरे पर, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर या पेशेंट की जो रिलेशनशिप है, डॉक्टर डोमिनेटिंग पोजीशन में है, वही बताएगा कि आपको क्या बीमारी है, आपके सिम्टम्स को देख करके कि क्या बीमारी है, कौन से टेस्ट कराने हैं, कौन सी मेडिसिन लेनी है। आप आर्ग्यू नहीं कर सकते क्योंकि वो एक डोमिनेटिंग पोजीशन में है। दूसरा होता है स्पिरिचुअल गुरु और बिजनेसमैन की रिलेशनशिप। मान लो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो एक स्पिरिचुअल गुरु को मानता है। अब स्पिरिचुअल गुरु उसको कहते हैं कि भैया अगर तुम्हें मन की शांति चाहिए तो अपनी जो भी जायदाद है वो सारी इस आश्रम के लिए दान कर दो। अब बिजनेसमैन वो ना चाहते हुए भी उसको दान कर देता है अपनी संपत्ति को, क्योंकि वो गुरु को बहुत ज़्यादा मानता है। तो ऐसे केस में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल होगा। बाद में अगर वो चाहे तो इसको रद्द करवा सकता है और अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकता है। तीसरा है टीचर स्टूडेंट की रिलेशनशिप। आप स्टूडेंट हैं, आपके टीचर आपसे कोई ऐसा काम करवा रहे हैं जो फ्रीली आप नहीं करना चाह रहे हो, अपने कंसेंट से, अपनी मर्जी से नहीं करना चाह रहे हो, ज़बरदस्ती कर रहे हो और आपको उसको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टीचर आपको धमका कर या डरा कर ये कह कर के तुम्हारे नंबर कट जाएंगे, तुम फेल हो जाओगे और उस काम को करवा रहा है, तो ये एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा और इसको रद्द करवाया जा सकता है। ठीक है जी। ऐसे ही इसकी जो कंडीशंस हैं, क्या कंडीशंस होनी चाहिए अनड्यू इन्फ्लुएंस को का केस बनाने के लिए? सबसे पहले एक रिलेशनशिप होनी चाहिए दोनों पार्टीज में। दूसरा, जो एक पार्टी है वो दूसरे के ऊपर डोमिनेटिंग होनी चाहिए। तीसरा, डोमिनेटिंग पार्टी का जो ऑब्जेक्ट है वो अपना फायदा करना होना चाहिए। और चौथा, बर्डन ऑफ प्रूफ। अगर एक कभी भी केस बनेगा अनड्यू इन्फ्लुएंस का तो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा डोमिनेटिंग पार्टी के ऊपर, यानी कि जो भी डोमिनेटिंग पार्टी है उसको ये प्रूफ करना होगा कि वो इनोसेंट है, उसने अपनी जो पोजीशन का गलत फायदा नहीं उठाया है। ठीक है जी। तीसरा प्रोसेस है फ्रॉड। अगर आप जानबूझकर किसी के साथ छल कपट करना चाहते हो, किसी का नुकसान करना चाहते हो, किसी को बेवकूफ़ बनाना चाहते हो, तो वो है फ्रॉड। फ्रॉड में आप झूठ बोलते हो दूसरे का नुकसान करने के लिए। ठीक है जी। कई बार आप चुप रह जाते हो जब आपको बोलना चाहिए, बोलने की ज़रूरत है। जब साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच, ऐसी सिचुएशन में वो साइलेंस भी फ्रॉड में आता है क्योंकि आपको बताना ज़रूरी था उस चीज़ को। तो ऐसे केस में जो साइलेंस फ्रॉड बनता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि वो जो रिलेशनशिप है, जब आप चुप थे तो वो एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति पर आप भरोसा करते थे या जो व्यक्ति आपके ऊपर भरोसा करता था, भरोसे का जब एक रिलेशनशिप होता है, ऐसे केस में अगर आप चुप रह जाते हो तब जब आपको बोलने की ज़रूरत है तो वो साइलेंस भी फ्रॉड माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, इंश्योरेंस एजेंट हैं आप, और किसी को आप उसकी जो बहुत ज़रूरी कंडीशन है वो उसके बारे में आप नहीं बता रहे हो कि जब उसको क्लेम नहीं मिलेगा उसके बारे में आप उसको नहीं बता रहे हो, तो ये एक फ्रॉड है। या फिर आप कोई मैरिज कर रहे हो किसी के साथ और आपका डाइवोर्स हो चुका है, आपने पिछली मैरिज के बारे में उसको बताया ही नहीं कि आपकी पहले भी मैरिज हुई है और डाइवोर्स हो चुका है, तो ये भी एक फ्रॉड है। तीसरा, फैमिली सेटलमेंट में प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और आपने नकली वसीयत बनवा ली, विल बनवा ली अपने फायदे के लिए, तो वो भी एक फ्रॉड है क्योंकि आपने जानबूझकर दूसरे का नुकसान करने की नीयत से उस काम को किया है। ठीक है जी। तो ये फ्रॉड है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि ऑर्डिनरी प्रूडेंस से अगर आप ये पता लगा सकते थे कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है तो वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी का घोड़ा खरीदने गए, घोड़े की 3 टांग थी। अब कोई भी नॉर्मल आदमी घोड़े को देखते ही ये पहचान लेगा कि भैया चौथी टांग तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी आपने वो घोड़ा खरीदा और उसके बाद आप ये कह रहे हो कि भैया इसकी तो चौथी टांग है नहीं, मैं नहीं करता इस कॉन्ट्रैक्ट को, ये तो इसको मैं रद्द करवाऊंगा। तो कोर्ट ये कहेगा कि भैया तब नहीं देखी थी जब तुमने खरीदा था, तो साफ दिख रही है 3 टांगें। तो ऑर्डिनरी प्रूडेंस से अगर आप किसी भी गलती को पहचान सकते हो तो वो फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है जी। चौथा है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि आपकी इंटेंशन गलत नहीं है। आप एक सेल्समैन हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, आप फ्रिज बेच रहे हो किसी क्लाइंट को,
कंपनी ने आपको उसके 10 फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में बताया है, वही फीचर्स और बेनिफिट्स जो है आपने क्लाइंट को समझा दिया और क्लाइंट ने वो फ्रिज खरीद लिया। जब उसने खरीद लिया और इस्तेमाल किया तो उसको पता चला यार 10 में से 5 ही काम कर रहे हैं, जो फीचर्स और बेनिफिट्स उसको बताए गए थे 10 ही अवेलेबल हैं इसके अंदर, बाकी तो झूठ थे। तो ऐसे केस में आपने गलत इंटेंशन से उसको धोखा नहीं दिया है, लेकिन आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन थी जिसकी वजह से उसका नुकसान हुआ है, उसने एक गलत डिसीजन लिया आपके कहने पर। तो ये है मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी, यहाँ पर भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल होता है, वो जो इंसान है जिसने फ्रिज खरीदा है वो वापस कर सकता है और अपने पैसे ले सकता है। पांचवा आता है सब मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक मेनली ये पार्ट है। मिस्टेक दो तरीके की होती हैं, फैक्ट में भी होती हैं और लॉ में भी, यानी कि आपको सच्चाई पता नहीं थी या फिर कानून ही पता नहीं था। तो ऐसे केस में क्या होगा, देखो जब भी दोनों पार्टीज को फैक्ट नहीं पता था, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था लेकिन दोनों ही पार्टीज जो है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, तो ऐसे केस में वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल शिप पे कोई सामान आ रहा है जिसकी आप सेल के लिए, जिसको बेचने के लिए आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन आपको ये पता ही नहीं था कि शिप जो है वो डूब चुका है, और जो खरीद रहा था उस सामान को उसको भी नहीं पता था कि शिप डूब चुका है। तो ऐसे केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड माना जाएगा। दूसरे केस में अगर आप मान लो कोई घोड़ा खरीद रहे हो, घोड़ा मर चुका है, ना तो बेचने वाले को पता है ना खरीदने वाले को पता है कि घोड़ा मर चुका है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट जब भी किया गया वो वॉइड माना जाएगा। ठीक है जी, लेकिन अगर एक पार्टी को पता था तो ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि वॉइड माना जाएगा, तो वो वैलिड ही माना जाएगा, क्योंकि पता था तो फिर तो दूसरा केस बन जाएगा ना। आप ज़बरदस्ती जानबूझकर कोई गलती कर रहे हो। सेक्शन 21 में बात की गई है मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में। मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ अगर आप करते हो तो वॉइड माना जाएगा। ज़रूरत नहीं है आपको कि आपको हर एक देश के लॉज के बारे में पता हो, अगर आपसे गलती होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड माना जाएगा। लेकिन इंडियन लॉ के केस में आप भारतीय हो या भारत में रह रहे हो और इंडियन लॉ की आपको जानकारी नहीं है, उसको इंडियन लॉ को वायलेट करके आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करा है, तो वो जो है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही माना जाएगा। या आप ये नहीं कह सकते कि जी मेरे को लॉ पता नहीं था। फॉर एग्जांपल मान लो इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अंदर कोई टाइम बार्ड डेट आप मानते हो कि कोई भी जो आपने कर्जा दिया था किसी इंसान को वो टाइम बार्ड डेट हो चुका है, यानी कि अब आप उसको क्लेम नहीं कर सकते हो। आपका जो समय था, जिस समय के अंदर आपको क्लेम करना था तब आपने क्लेम नहीं किया, ऐसा आपको लगता है नहीं। तो ऐसे केस में आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उस टाइम बार्ड डेट के लिए, तो वो जो है वो वॉइडेबल मानी जाएगी, यानी कि उसको रद्द करा जा सकता है, क्योंकि जो आप गलती कर रहे हो वो है भारतीय कानून को ना जानने की गलती। तो ये गलती जो है कानून एक्सेप्ट नहीं करता है, आपको जानना ही चाहिए। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल रेड लाइट अगर आपने जंप कर दी तो फाइन तो भरना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को तो पता ही नहीं था कि रेड लाइट जंप करने पे फाइन देना पड़ता है। ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारा जो कंसेप्ट है फ्री कंसेंट का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।